बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। ईद के बाद एक बड़े सियासी दंगल की तैयारियां की जा रही हैं और इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 और दूसरे अहम प्लेयर इसके होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब बदतरीन मुखालिफ रह चुके हैं और इस इलेक्शन तक भी वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन चोरी हुआ, मैंडेट के नताइज चुराए गए और ये सारे का सारा एक जाली निज़ाम कायम किया गया, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस जाली निज़ाम से अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने और अब वो बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक तकरीर मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सेनेट में हुई है और बजट बहस के दौरान हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, ये तकरीर उन्होंने की है और ये बड़ी अहम तकरीर है और इसमें कहीं भी रोका टोका नहीं गया। और सारी की सारी तकरीर सुनिए, उसके बाद फिर मैं कुछ आपको इन्हीं तकरीर के अंदर से कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ज़रा ये तकरीर बहुत गौर से सुनिए, अच्छे तरीके से सुनिए, क्योंकि ये तकरीर जो है वो कहीं से भी इसको काटा नहीं गया। और ज़रा सुनिए मौलाना अताउर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई क्या कह रहे हैं और स्टैब्लिशमेंट और दिफाई बजट और बजट की तैयारी इस सिलसिले में हमारे जर्नैलों का क्या किरदार है और सियासतदानों का क्या किरदार है, सुनिए। बनाया गया है या फिर सिर्फ स्टेब्लिशमेंट के लिए बनवाया गया है। हमेशा हमें ये कह दिया जाता है कि जी दिफाई बजट है और मुल्क की हिफाजत है और फलां है और ये है वो है। तो अगर यहाँ हमारे हुकूमती इदारों को देखा जाए, उनकी कारकर्दगी को देखा जाए, उस कारकर्दगी की बुनियाद पर बुनियादी तौर पर बजट बनना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये बजट कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया है, बल्कि बंदूक की जोर पर बनाया गया है और स्टेब्लिशमेंट के लिए बनाया गया है। उसके लिए ये बजट तरतीब दिया गया है। इसके मुकाबले में हम अगर देखें कि उनकी कारकर्दगी क्या है, उन्होंने इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कितना किया है, मेरे ख्याल में तो ये बजट जो है ये सिर्फ बंदूक के जोर पर बनाया गया है, कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बनाया गया। आए रोज मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का नाम लेकर अपने मुल्क के अंदर कब्जे करना, यही रवैया बैन अवी सतह पर अमरीका ने अपनाया कि अमन के नाम पर वो हमारे इस खित्ते में आते हैं और जिसको मर्जी चाहे वो अमन के नाम पर जलील और ख्वार कर देते हैं, जबकि हमारे मुल्क में हमारे स्टेब्लिशमेंट इदारे या फौज जो है वो भी अपने मुल्क में अमन के नाम पर जाती है और वहां के अवाम को जलील और रुसवा करती है, जगह जगह पर पॉइंट्स लगाकर वहां उनकी तलाशी, उनकी बेइज्जती करना। खासकर हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में आपको अगर याद हो जनाब चेयरमैन साहब, जब फाटा का इंजमाम हो रहा था तो उसकी एक मीटिंग में आप और हम दोनों शरीक थे। बड़ी जल्दी थी हमारे उस इजलास में कि बस इसके लिए कोई तरीकाकार बनाएं और जल्दी करें। और तो मैंने आपसे गुजारिश की कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जल्दी क्यों की जा रही है। फिर मैंने एक मिसाल भी आपको सुनाई कि वो दीवार ने कील से कहा कि तुम्हारा मैंने क्या नुकसान किया है कि तुम अंदर मेरे अंदर घुसते जो। उसने कहा पीछे हथौड़े का जोर। तो अब यहाँ हमारे ख्याल ये है कि इस बजट के पीछे भी या बूट का जोर है या हथौड़े का जोर है, लेकिन बहर कैफ मैं समझता हूँ कि ये बजट अवाम के लिए नहीं बना है, अवाम को जलील और रुसवा करने के लिए बनाया गया है। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान ये सिर्फ और सिर्फ स्टेब्लिशमेंट का मुल्क है, ये अवाम का मुल्क नहीं है। अगर ये रवैया होगा तो वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, हम कौम को उस तरफ लेकर जा रहे हैं कि ये कौम उठे और हमारे गरेबानों में हाथ डाले। और फिर जुल्म बालाए जुल्म ये है कि कौम के सामने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुजरिम वो सियासतदान होते हैं। हुकूमत की बागदौड़ बज़ाहिर अवामी नुमाइंदों के पास होती है, लेकिन वो किस्सा मशहूर है कि मालिक अपने बकरे को मारता रहा और आटा बंदर खाता रहा। मुल्क स्टेब्लिशमेंट खा रही और सियासतदानों के मुंह पर ये थोड़ा सा बजट में वो आटा मल दिया जाता है और मालिक समझता है कि शायद ये सारा नुकसान बकरे ने किया है। तो हमें समझना चाहिए इन नुमाइंदों को, और खासकर मैं अपने सियासी ज़ुआमा, सियासी लीडरान, सियासी हमारे रहबर, उनकी खिदमत में गुजारिश करूं कि एक वक्त था जब माशाल्लाह लगता था तो लोगों की तवज्जो उधर होती थी। आज अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके पास इख्तियार कुछ नहीं है, आप कोई फैसला नहीं कर सकते, हत्ता कि आप किसी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के तबादले का भी वो नहीं कर सकते जब तक उन इदारों की तरफ से उनको इजाजत न मिले कि फलां को तब्दील करो या फलां को। इन इख्तियारात के साथ हमारी इस हुकूमत का फायदा क्या है? हम क्यों अपने आप पर वो इल्जाम लाद रहे हैं कि सब कुछ ये हम कर रहे हैं, हालांकि हमें भी पता है कि, और हुक्मरानों को भी पता है, हमारे लीडरान को भी पता है, हमारे सबको पता है, और वो इदारे, वो लोग
हमारे इन लीडरान के पीछे चुप कर कौम के साथ जो जुल्म करते हैं, जो नारवा जुल्म करते हैं, हम समझते हैं कि बस गाड़ी की ड्राइविंग एक जर्नल के हाथ में है और उसने हमारे लीडरान को, हमारे नुमाइंदों को आगे बिठाकर कौम को ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं हैं ये लोग। तो हम क्यों कौम के सामने मुजरिम बन रहे हैं? क्यों हमें कौम के सामने साफ बात नहीं करनी चाहिए? अभी गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ है, यानी अजीब बात यह है कि इस इलेक्शन में जो जुल्म हुआ, जिस तरह लोगों को चुन चुन कर यहाँ पार्लियामेंट में लाया गया, तो उससे तो ये मालूम होता है कि ये पार्लियामेंट अवाम का पार्लियामेंट नहीं है, ये हमारे जर्नल्स का पार्लियामेंट। अवाम के नुमाइंदे यहाँ नहीं बैठते, यहाँ जर्नल्स के नुमाइंदे बैठते। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक सेनेट का इलेक्शन, इस वक्त भी आपका सेनेट जो है वो 11 नुमाइंदों से महरूम। और फिर जुल्म वाला है, जुल्म ये कि हमारी कार्रवाई, हमारा सेनेट, उसको तकमील की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ कमेटियों की तकसीम हो चुकी है। कल जब वो 11 नुमाइंदे आएंगे तो उनको सिर्फ कमेटियों का मेंबर बनाकर तसल्ली दी जाएगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किसके कहने पर ये कर रहे हैं। क्यों हम मुतालबा नहीं करते कि केपीके में सेनेट का इलेक्शन फिलफॉर कराए? अब उसको अदालत की तरफ ले गए, वहां का हथौड़ा पड़ा हुआ है, उसने फिर 1 महीने की तारीख दे दी है और उस पर फिर अगले महीने की तारीख दे देंगे। और फिर जब तक हमारे जर्नल्स नहीं चाहेंगे, जब तक हमारे वोट नहीं चाहेंगे, हम इस ऐवान में केपीके की नुमाइंदगी देने को तैयार नहीं। और फिर किन किन को देनी है, किस तरह देनी है, ये भी हमारे जर्नल्स तय करेंगे। और जब उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, तुमने सिवाय अपने अवाम पर जुल्म करने की, सिवाय अपने अवाम को नीचा दिखाने की, सिवाय अपने मुल्क के अंदर कब्जे करने की, ये मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि हमारा ये इदारा, ये अब अस्करी इदारा नहीं है, ये हमारा तिजारती इदारा है। हमारे मुल्क के अंदर जितनी तिजारत हो रही, आप देखें, हमारे सीमेंट के कारखाने, अस्करी सीमेंट के नाम से, जनरल टायर्स के नाम से, इस मुल्क के कारोबार के तमाम रास्तों पर हमारे जर्नल्स का कब्जा है। ये एक कारोबारी इदारा बन चुका है। इसको अस्करी इदारा कहना, ये मैं समझता हूँ इस मुल्क की तौहीन। आज इंडिया हमें, मोदी साहब तकरीर में कहते हैं कि अब पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। क्यों? उनको पता है कि हाँ, जिस इदारे ने जो काम करना था वो अपना काम भूल चुके हैं। उनको सिर्फ अपने मुल्क को कब्जा करना आता है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। हमारे मुल्क की पॉलिसियां, हमारे मुल्क का बजट, हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी, हमारे मुल्क की दाखिला पॉलिसी, मैं अपने कौमी लीडरान से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी मर्जी के मुताबिक बनते हैं? या DFQ से हमें छपा छपाया मंसूबा और छपा छपाया आपके पास वो आ जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं कि इस तरह हमने ये करना है। इसके बावजूद भी हम समझते हैं। तो मैं अपने कौमी रहनुमाओं से, सियासी लीडरान से दस गुजारिश करूंगा कि फौज का कालक अपने मुंह आए, बैठे, सोचे कि हमने इस मुल्क को कैसे बचाना है और किसी और से नहीं, अपने इन एस्टेब्लिशमेंट के इदारों से, अपने जर्नलों से इस मुल्क को कैसे महफूज करना है। अगर हमने इस मुल्क को अपने जर्नलों से महफूज कर लिया तो फिर शायद हम कोई अच्छाई देख पाएंगे, कोई अच्छा दिन देख पाएंगे। और अगर हमने इन लोगों का रास्ता न रोका, हमने इनको अपने बैरकों का रास्ता न दिखाया, तो फिर सारी जिंदगी हम इसी तरह जलील होते रहेंगे और बैन अक़वामी दुनिया हम पर हंसती रहेगी। आज हम किधर खड़े हैं? हमारा इख्तियार क्या है? बजट से लेकर आप आम आदमी तक जाकर देखें तो सही, ये बजट आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। तफावत देखें कि हमारे दिफाई इदारों के लिए बजट में कितना हिस्सा रखा गया है और मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या रखा है। इस पर जरा सोचें। अगर हम यही रवैया इख्तियार करते रहे, कल ये अवाम उठेगी और फिर ये नहीं कि वो सिर्फ जर्नलों को और एस्टेब्लिशमेंट को सजा देगी, वो उस वक्त फिर कोई लीडर ये गिला नहीं कर सकेगा कि मैं तो इस जुर्म में शरीक नहीं थी। लिहाजा हम समझते हैं कि मुल्क हमारे हाथ में नहीं, हमारा बजट हमारे हाथ में नहीं, हमारे इदारे हमारे हाथ में नहीं, हत्ता के ट्रांसफर और पोस्टिंग भी हमारे हाथ में नहीं। और बज़ुर्ग खुद हम खुश हैं कि हम तो इख्तिदार में बैठे। हमारी क़ियादत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन के फौरन बाद ये कहा था अपने सियासी ज़ुआमा से कि मत जाओ हुकूमत में, अपोजिशन में बैठो और जिन लोगों के नुमाइंदे आए हैं उनको हुकूमत करने। हम देखते हैं कैसे हुकूमत करते हैं, लेकिन हमें भी तो सदर का घर चाहिए, हमें भी तो वज़ीर आज़म हाउस चाहिए, हमें भी तो ये खुशी होती है कि हम इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे। इख्तियार कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हम बड़ी कुर्सी के ख्वाहां होते हैं, हम महल्लात के ख्वाहां होते हैं, लिहाजा हम उस तरफ नहीं देखते कि इख्तियार किसका है और किसका नहीं है। हम सिर्फ इस तरफ देखते हैं कि हमें महल में चाय किस तरह पेश की जाती है, हमें हमारी इज्जत किस तरह की जाती है। कोई इज्जत नहीं। अगर हमें बैन अक़वामी तौर पर इज्जत बनानी है तो फिर इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी करनी होगी, कौम की सही नुमाइंदों को यहाँ लाना होगा और इलेक्शन में इन लोगों का रास्ता रोकना होगा। आज इलेक्शन बूथ से और वोट इंदिराज से लेकर इलेक्शन के नताइज पर हमारा कोई बस चलता? हमसे कोई पूछता है? फ्रॉड है इलेक्शन से 2 दिन पहले लिखा भेज दिया जाता है कि इस हल्के से फलां को कामयाब करना। ये क्या इलेक्शन है? क्यों ढोंग रचाया जा रहा है? आपके ख्याल में यह है कि शायद दुनिया को कुछ पता नहीं, दुनिया जानती है कि इस मुल्क का बाइख्तियार इदारा कौन सा है, इसलिए वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते, इसलिए वो आपको खैरात भी नहीं देते जब तक आपके साथ कोई जर्नल न जाए बाहर मुल्क, आप पर कोई एतमाद नहीं करता। और अगर हमें चाहिए कि हम इस मुल्क की इज्जत बढ़ाएं, इस कौम की इज्जत बढ़ाएं, तो पहले इन जर्नलों का रास्ता रोकना होगा। वो इख्तिदार से अलग हों, अपने बैरकों में जाकर बैठे और अवाम के सही नुमाइंदों को इख्तिदार दें, मुल्क का इख्तियार दें। देखिए ये मुल्क तरक्की करता या नहीं करता, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपनी रविश
अपनी सोच तब्दील करनी होगी। अगर हमने अपनी रवश और सोच न बदली और इन फौजी गुंडों को हमने किसी तरह खुला छोड़ा, तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर ये मुल्क इन्हीं के हाथों इसी तरह जलील होता रहेगा, इसी तरह बिन अक़वामी उसमें रुसवाई होगी और हम अपने मुल्क में यहाँ ऐसे रहेंगे कि जैसे हम किसी दूसरे मुल्क के वासी हैं या हम इस मुल्क के मुजरिम हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें इन लोगों को इक़्तिदार से दूर रखना होगा। ये आपने जनाब सुन लिया, ये मौलाना अताउर रहमान साहब थे। मौलाना फजल रहमान साहब के भाई सेनेट में तकरीर कर रहे थे और इस तकरीर को नशर किया गया और इसको काटा नहीं गया। इसका मतलब बहुत सारे मतलब हैं इसके, क्योंकि खुद हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो भी, और ख़ास तौर पे जो PMLN है वो भी मुख्तलिफ तरीक़ों से ये चाहती है कि फ़ौज और फ़ौजी जर्नैल जो हैं वो अंडर प्रेशर रहें, फ़ौजी क़यादत अंडर प्रेशर रहे। और इसके लिए क्योंकि ये तकरीर पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान टेलीविज़न अगर चाहता तो ये तकरीर रोक सकता था, लेकिन उसने ये तकरीर नहीं रोकी और ये तकरीर पाकिस्तान टेलीविज़न पे ऑन एयर हुई। और इस PTV को कंट्रोल कौन करता है? पहले तो पार्लियामेंट्री जो सारी कार्रवाई को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद वज़ीर इत्तलात फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन कौन है? अता तारड़ साहब हैं। लिहाजा उधर से भी कुछ नहीं किया गया। और PTV हेडक्वार्टर कौन कंट्रोल करता है? ये अता तारड़ साहब करते हैं। और तमाम नशरियात को कौन कंट्रोल करता है? अता तारड़ साहब करते हैं। लिहाजा इस तकरीर को किसी भी सूरत में नहीं रोका गया और ये तकरीर बराह रास्त गई और सबने सुनी। तो ये है मामलात। और ज़रा हर कहानी के पीछे कहानी, पर्दे के पीछे पर्दा, एक पर्दा उठाएंगे दूसरा, दूसरे से आगे तीसरा, एक ऐसी लामतनाही सिलसिला है, साजिशों के ताने बाने, तो बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है। इसलिए जनाब हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो शायद अभी फ़िलहाल आंखें बंद किए हुए है और वो समझती है कि अभी कुछ भी नहीं है, बहुत वक्त पड़ा है, ज़रा पहले मामलात अपने सीधे कर लें, उसके बाद फिर हम इस तरफ आएंगे। देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जो दिफाई बजट की बार बार बात हो रही है, तो जो डायरेक्ट बताया गया है दिफाई बजट वो है 2122 बिलियन रुपीस का, 2122 अरब रुपए का। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें 660 अरब रुपया जो पेंशन है वो एक साइड पे रखा हुआ है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। प्लस एक और भी है, उन्होंने कहा जी 200 अरब रुपया एक और भी है हेड, वो भी इसमें शामिल नहीं किया गया। इस तरीके से वो कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं ये 2122 अरब रुपया नहीं है, ये 3000 अरब रुपया का बजट है, दिफाई बजट जो कि रखा गया है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये मुल्क हम कर्जे कैसे उतारेंगे, और कर्जों की मईशत पे हम अपना दिफा चला रहे हैं, कर्जों की मईशत पे हम अपनी हुकूमत चला रहे हैं, कर्जों की मईशत पे हम अपने तरक्याती अखराजात कर रहे हैं। हर तरफ कर्जों की मईशत है और कर्जे लेकर ये सब कुछ करना कोई महारत नहीं है और ना ही दानिशमंदी है। तो हम हर आए रोज डूब रहे हैं, तरक्की नहीं कर रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।